dear students, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 9th के लिए है, जिसमें चैप्टर 2 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आप लोगों का सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, मतलब यूरोप में जो साम्राज्यवाद आया उसके बारे में और रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ, रूस में जो क्रांति हुआ उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक हमने 3 पार्ट मतलब 3 वीडियो बना चुके हैं, इसमें मतलब 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोग देख रहे थे जो यूरोप में साम्राज्यवाद कैसे आ रहा है, उसका क्या है। तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे द सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, मतलब समाजवाद के सपोर्ट में कौन कौन लोग आए, किन किन विचारधारा के लोग आए, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। अब देखिए मतलब 1870 आते आते ये जो साम्राज्यवाद का जो आइडिया था, साम्राज्यवाद का जो विचार था, पूरे यूरोप में फैल गया था और पूरे यूरोप में फैल गया था। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म ए इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। अब देखिए अब यहाँ पे सोशलिस्ट लोगों का आइडिया पूरे यूरोप में लगभग फैल चुका था। अब ये सोशलिस्ट चाहते थे कि ये जो आइडिया जो यूरोप में ही ना रहे, पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाया जाए। मतलब ये जो आइडिया है सोशलिज्म का जो आइडिया है, इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाए। तो ये कैसे फैलाते हैं? तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संगठन का इन्होंने सोचा, जो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब संसार के हर एक देश में उसकी शाखाएं बना देंगे, मतलब और सब देश को लगभग उससे परिचित करवाएंगे। तो इससे जो सोशलिज्म का आइडिया है वो पूरे संसार में फैलेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। उसका नाम जो रखा सेकंड इंटरनेशनल, मतलब द्वितीय अंतरराष्ट्रीय नामक एक संगठन का स्थापना की इन्होंने। वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। अब देखिए इंग्लैंड और जर्मनी वगैरह के जो वर्कर्स लोग थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, जो मजदूर क्लास के लोग थे, जो कंपनियों में काम किया करते थे, फैक्ट्रियों में काम किया करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट किया और उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पैसा सब मिला के डालते थे। जो मतलब अगर विपरीत परिस्थिति में, मान लीजिए अगर किसी वर्कर का डेथ हो गया या उसका मतलब परिस्थिति थोड़ा सा दयनीय हो गया, तो उसको हेल्प करने के लिए ये लोग एक तो एसोसिएशन बनाए ही, उसमें कुछ पैसा जमा करते थे, जो ऐसे परिस्थितियों में वर्कर को काम उस पैसे से वर्कर की स्थिति सुधारी जाए। दे सेट अप फंड फॉर हेल्प मेंबर इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर एंड राइट टू वोट। अब देखिए इन्होंने एक फंड का तो निर्माण किया, मतलब राहत कोष का निर्माण किया, जिसमें सब अपना छोटा मतलब जो भी बन पाता था सब अमाउंट डालते थे और किसी की डिस्ट्रेस मतलब खराब स्थिति में, दयनीय स्थिति में मजदूरों को हेल्प किया करते थे। साथ ही ये लोग राइट टू वोट को, मतलब अपने वोट मताधिकार के लिए उन्होंने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि उनको भी राइट टू वोट होना चाहिए। और क्या किया, और उन्होंने बोला जो हम जो इतने घंटा काम कर रहे हैं, वर्किंग आवर हम लोगों का बहुत ज्यादा है, 14 घंटा 15 घंटा इन लोगों को वर्क करना पड़ता था, और उसके रिस्पेक्ट में, उसके मतलब सापेक्ष में इन लोगों को कम देखिए। अगर मान लीजिए आप 14 घंटा काम करते हैं तो आपको उतना ही देर का पैसा मिलना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं होता था उस टाइम में काम बहुत ज्यादा करवाया जाता था, वर्किंग आवर बहुत ज्यादा रहा करता था, मगर जो वेतन हुआ करता था, जो डेली वेज या मंथली वेज हुआ करता था, वो बहुत कम हुआ करता था। इसीलिए वर्कर बोलते थे जो हम लोग अपना जो वर्किंग आवर है उसको कम किया जाए, हम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। ये जो एसोसिएशन बना था वर्कर लोगों का, वो ये सब मांगा करते थे। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशलिस्ट
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब देखिए जर्मनी में एक पार्टी बना था जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये क्या मतलब जर्मनी में भी ये वर्कर लोगों का या लेबर लोगों का एक एसोसिएशन बना था, वहां पे भी राहत कोष वगैरह बना था और वो लोग भी अपने वोट देने के अधिकार के लिए या ड्यूरेशन ऑफ द वर्क को कम करने के लिए मांग किया करते थे। तो वो जो वर्कर का एसोसिएशन था ये और यहाँ का जो एक पार्टी था जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन दोनों के बीच रिलेशंस बहुत अच्छे थे, बहुत गहरे रिलेशन थे। ये दोनों एक दूसरे को हेल्प किया करते थे। जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ये जो लेबर मतलब वर्करों द्वारा जो एसोसिएशन बनाया गया था वो सब इनको हेल्प किया करते थे। किस समय में? इलेक्शन के समय में इनको हेल्प किया करते थे और बदले में इनको भी जो वर्कर का एसोसिएशन था उनको भी ये लोग मतलब हेल्प किया करते थे, फंड दिया करते थे, उनके मताधिकार की लड़ाई में ये लोग भी आवाज उठाया करते थे। By 1905, socialist and trade unionists formed a labor party in Britain and socialist party in France। अब देखिए ये सोशलिस्ट एंड यूनियनिस्ट मतलब ये 1905 ईस्वी में मतलब एक जर्मनी और एक ब्रिटेन दो जगह पर एक पार्टी का मतलब एक नए पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। वो नया पार्टी किस तरह का था? वो नया पार्टी इस तरह का था जो भी वर्कर लोगों का एसोसिएशन था और जो सोशलिस्ट थी वो दोनों मिलके एक पार्टी का स्थापना की, एक पार्टी को बनाए थे उस समय में 1905 ईस्वी में। कहाँ पर बनाए थे? जर्मनी में और क्या बोलते हैं फ्रांस में और क्या बोलते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो क्या बोलते हैं पार्टी का निर्माण हुआ था वो लेबर पार्टी उसको बोला जाता था। और यही लेबर पार्टी हम लोगों का जब इंडिपेंडेंस हुआ, हम लोगों को जो क्या बोलते हैं आजादी मिली 1947 ईस्वी में, तो यही लेबर पार्टी के आने के कारण हम लोगों को आजादी मिली। क्योंकि इससे पहले वहां पे लेबर पार्टी का सरकार नहीं था। 1947 से पहले वहां पे लेबर पार्टी का सरकार नहीं था और लेबर पार्टी को ये मतलब जानते थे जो मजदूरों, क्योंकि ये जो लेबर पार्टी बना था ये मजदूर और समाजवाद दोनों को मिक्स करके बना था। तो मतलब ये जानते थे क्या दुख होता है, मजदूरों को क्या क्या सहन करना पड़ता है, गरीब लोगों को क्या क्या सहन करना पड़ता है। तो इसीलिए जब ये आए थे 1947 में तो इंडिया को इंडिपेंडेंस देने, और ये लेबर पार्टी जो थे वो पहले से भी बोला करते थे जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दिया जाना चाहिए। वहां पे स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, अब उन लोगों को दे दिया जाना चाहिए इंडिपेंडेंस। तो 1947 में जब ये पार्टी आया तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। However, till 1914, socialists never succeed in forming government in Europe। 1914 तक इन लोगों का पार्टी तो बन गया था, ये लोग मतलब इलेक्शन में पार्ट भी लिया करते थे, इलेक्शन में भाग भी लिया करते थे, मगर ये लोग कभी बहुमत से जीते नहीं या इन लोगों का कभी सरकार नहीं बना 1914 तक। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, parliamentary politics, their idea did not shape legislation, but government continue to be run by conservative, liberal and radical। अब ये साम्राज्यवाद के जो ये लोग थे, ये जो लेबर पार्टी का बना था, जो लेबर क्लास के लोगों का जो पार्टी था, तो ये लेबर पार्टी इलेक्शन तो लड़ा करते थे, मगर 1914 ईस्वी तक ये सरकार नहीं बना पाते थे। मान लीजिए एक इलेक्शन लड़ते थे तो वहां पे मान लीजिए 100 सीट है तो इनका ये सीट बहुत जीतते थे, ऐसा नहीं 30-35 इनका मतलब जो ये 30-35 सीट पे रहा करते थे। और जब भी कानून बना करता था सरकार में कोई भी तो उसमें ये किया करते थे, हेल्प किया करते थे, मगर पूर्ण बहुमत से ये कभी जीत नहीं पाए 1914 ईस्वी तक। 1914 ईस्वी तक यही कंजर्वेटिव हुआ, आपका रेडिकल हुआ, क्या बोलते हैं लिबरल्स हुआ, यही सब का पार्टी बना किया करता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म मतलब सोशलिज्म के सपोर्ट में कौन कौन से थे। तो हम लोगों का जो ये वाला पार्ट है सोशलिज्म इन यूरोप, ये पार्ट हम लोगों का खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन को देखते हैं। इन वन ऑफ द लिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ यूरोपियन स्टेट
दिस सिचुएशन वाज रिवर्स। अब देखिए पिछड़े यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं, ऐसा तो नहीं है यूरोप एक कंट्री, यूरोप में बहुत सारे कंट्री है, उसमें बहुत सारे कंट्री पिछड़ा हुआ था। तो उस कंट्री में इस तरह का विचारधारा नहीं था, इसके समीकरण का उल्टा विचारधारा था। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917, द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड एज रशियन रेवोल्यूशन। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सोशलिस्ट था, जो साम्राज्यवाद के जो आदमी थे, जो साम्राज्यवादी थे, साम्राज्यवाद को जो मानने वाले आदमी थे, उन्होंने यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया। कहाँ पे किया? यहाँ पे रशिया में 1917 ईस्वी में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। और उसी रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे इस पार्टी की स्थापना हुई, मतलब साम्राज्यवाद की यहाँ पे स्थापना हुई। तो नॉर्मली ये अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये अक्टूबर का जो भी रेवोल्यूशन था और क्या बोलते हैं, और ये मोनार्की का जो फॉल था, मतलब यहाँ के राजतंत्र का जो भी पतन था, इन दोनों को मिला के जो एक मतलब घटना होता है उसी को हम लोग रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। अब देखिए 1914 ईस्वी तक या 1914 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय नाम का यहाँ का किंग था, जो रशिया में राज किया करता था और इसके साम्राज्य में राज किया करता। रशिया एक छोटा कंट्री नहीं था। रशिया जब यूरोप एशिया का लगभग बहुत सा आज के कंट्री का आज के समय में बहुत सारे कंट्री उस समय में रशिया में ही थे। देखते हैं बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। अब देखिए रशिया एक तो मतलब रशिया का और भी पार्ट हुआ करता था, जो कि आज के समय का फिनलैंड एक नया मतलब दूसरा कंट्री है, लताविया एक दूसरा कंट्री है, लिथुआनिया एक दूसरा कंट्री है, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। ये सब जो आज के समय का कंट्री है उस समय में रशिया का ही पार्ट हुआ करते थे। इट स्ट्रेचेज टू द पैसिफिक एंड कंप्राइजेस टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। अब देखिए ये प्रशांत महासागर से फैला हुआ था, या सटा हुआ था, और आज के समय का जो भी सेंट्रल एशिया है वहां तक ये फैला हुआ था रूस। सेंट्रल एशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान का जो भी कंट्री, अजरबैजान वगैरह जो भी कंट्री है वहां तक रूस फैला हुआ था। द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholic, Protestant, Muslim and Buddhist। अब देखिए यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो धार्मिक लोग थे, जो मतलब जो क्या बोलते हैं रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले यहाँ पे मेजॉरिटी में थे। मतलब जैसे इंडिया में है ना हिंदुइज्म को मानने वाले लोग मेजॉरिटी में है, उसी तरह उस समय में रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग जो थे वो बहुत संख्यक थे, मतलब पर्याप्त मात्रा में थे। और ये कहां से मतलब ये धर्म कहां से आया था? ये जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कहां से आया था? ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से इसका मतलब ये धर्म आया था, या वहां से इसका उत्पादन हुआ था, उत्पन्न हुआ था। बट द एम्पायर ऑल्सो, मगर बहुसंख्यक तो थे ये धर्म के लोग, और भी धर्म के लोग रहते थे यहाँ पे। कौन कौन थे? कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे और बुद्धिस्ट थे। ये 4-5 लोग मिला के ये पूरे जो रशिया और इसका जो एम्पायर था उस रीजन में ये 4-5 धर्म के लोग रहा करते थे। अब देखते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में देखते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपुल वेर एग्रीकल्चर। अब देखिए 20वीं सदी के शुरू में या 20वीं सदी के मतलब जब शुरुआत हुआ तब तक जो रशिया के लोग थे वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड हुआ करते थे। मतलब रशिया का लगभग 80 to
85% जो पीपल थे, जो टोटल पॉपुलेशन था, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हुआ करता था। अदर यूरोपियन कंट्री जैसे आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे लोग उतने कृषि पे डिपेंडेंट नहीं थे। यहाँ के लोग 40 से 50%, 40 to 50% ही लोग यहाँ पे कृषि पे डिपेंडेंट थे। मगर रशिया में जो थे, रशिया का जो लोग था, वो लोग मतलब 80 to 85% कृषि पे डिपेंडेंट थे। The vast majority Russian people were agriculture. About 85% of Russian Empire population are their living from agriculture. 85% जो लोग थे वो अपना जो आर्थिक उपार्जन होता था वो एग्रीकल्चर करके ही, कृषि करके ही, किसानी करके ही वो मतलब कमाया करते थे। This proportion was higher than in most European countries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. In the empire, cultivators produced for market as well as their own needs, and Russia was a major exporter of grain. अब देखिए रशिया के जो लोग हुआ करते थे ये 80 to 85% ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो ये इतना अनाज उपजा लिया करते थे जो इन लोगों का सेल्फ तो मतलब जो इनका निजी जरूरतें था वो तो पूरा हो ही जाया करता था, साथ ही में ये और ज्यादा जो धन ये अनाज उपजाया करते थे उनको मार्केट में बेच दिया करते थे। इसीलिए रसिया जो था ये एक्सपोर्टर था अनाज का, उस समय में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर था अनाज का। मतलब ये अनाज को निर्यात किया करता था अपने देश से दूसरे देश। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया वेयर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। अब जो रसिया में जो इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत कम मात्रा में थी, क्योंकि आप लोग मतलब हम लोग पढ़े हैं तो 80 to 85% लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तब जब जो सब एग्रीकल्चर पे जब डिपेंडेंट थे तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह का जो मतलब जरूरत होता है वो इनको महसूस नहीं होता था, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ही कम थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज मतलब कुछ एक दो सिटीज थी जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को हो गया, ये दो सिटीज थी जहाँ पे आपका इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी। क्राफ्टमैन undertook much of this production, but large factory exist alongside craft workshop. अब देखिए यहाँ पे लोग जो कारीगर लोग हुआ करते थे, जो हाथ से सामान बनाया करते थे, उन लोगों की बहुलता थी। मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ करते थे, जो भी डेली यूज डेली यूज की सामग्री बना करते थे, उनमें ये कारीगर लोग बहुत संख्या में प्रोडक्शन किया करते थे। जो भी प्रोडक्ट होता है उसका प्रोडक्शन किया करते थे। इनके साथ साथ फैक्ट्रीज वगैरह भी धीरे धीरे लगना स्टार्ट हुई और फैक्ट्रीज वगैरह भी प्रोडक्शन किया करते थे इनके साथ साथ। मेनी फैक्ट्रीज वर सेट अप इन द 1890s व्हेन रशियन रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज। अब देखिए 1890 तक आते बहुत सारे क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज का स्थापना होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हो गया। और ये कब होगा जब रशिया क्या बोलते हैं रशिया में जो रेल नेटवर्क आ गया, रेलवे नेटवर्क आ गया और मतलब बहुत सारी सिटी जब रेलवे से कनेक्ट हो गई, रोड से कनेक्ट हो गए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पे आने लगा, तो यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे इंडस्ट्री की संख्या बढ़ने लगी। कोल प्रोडक्शन डबल एंड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन क्वाड्रपल। मतलब कोल जो प्रोडक्शन था यहाँ पे, जो क्या बोलते हैं कोयला का जो प्रोडक्शन था यहाँ पे डबल हो गया इंडस्ट्रीज के आने के कारण, और स्टील और क्या बोलते हैं आयरन का जो प्रोडक्शन था ये 4 गुना हो गया यहाँ पे इंडस्ट्रीज के आने के कारण। बाय द 19th इन सम एरिया फैक्ट्री वर्कर एंड क्राफ्टमैन वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। अब देखिए पहले क्या हुआ करता था, पहले क्या बोलते हैं क्राफ्टमैन जो हुआ करते थे उनकी बहुलता बहुत ज्यादा थी, मतलब हाथ से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था। मगर अब 1900 तक आते आते क्या हो गया, जो मतलब क्राफ्टमैन और मजदूरों की संख्या जो मजदूर फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे उनकी संख्या लगभग सेम हो गई बहुत सारे इलाकों में। ऐसा नहीं सब जगह सेम हो गया, कुछ इलाकों में मतलब इनकी संख्या सेम हो गई। मोस्ट
इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे वो उद्योगपतियों की या पूंजीपतियों की प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, निजी संपत्ति हुआ करती थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लीगल लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेज एंड लिमिटेड आवर ऑफ वर्क। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे निजी संपत्ति हुआ करती थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, इसीलिए गवर्नमेंट को लगता था अगर और गवर्नमेंट सुपरवाइज किया करते थे, मतलब देखभाल किया करते थे जो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रीज है इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा है जो भी वर्कर है यहाँ पे काम करने वाले उनको बहुत ज्यादा घंटा काम करवाया जा रहा है, उनका जो वेतन है वो बहुत कम दिया जा रहा है। तो इस सब को देख रेख में गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को लगाया करती थी और उनका देख रेख किया करती थी। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन। तो मतलब कुछ जो था, अभी भी घूस लेने की परंपरा है, उस टाइम में भी घूस लेने की परंपरा थी। तो जो भी फैक्ट्री का इंस्पेक्टर था वो मतलब कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन, और वो मतलब जो रूल सरकार बनाया करते थे उनको मतलब कभी कभी तोड़ दिया करते थे, या मतलब कभी कभी ज्यादा काम करवा दिया करते थे मजदूरों वगैरह से और कम वेतन वगैरह दिया करते थे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं जो इकोनॉमिक एंड सोसाइटी का जो डेवलपमेंट